स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जनूबी कोरिया के बारे में। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कहीं भी कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में उस मुल्क के 25 करोड़ माहिरीन मौजूद हैं। यही सिलसिला पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश यूं ही नाकाम हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर और यूट्यूब चैनल्स चलाने वाले सहाफ़ियों की तरफ से बेशुमार तबसरे देखने में आए। अचानक पता चला कि पाकिस्तान में जनूबी कोरिया के बेशुमार माहिरीन पाए जाते हैं। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैं किसी तरह से भी कोरिया के बारे में कोई माहिराना राय दे सकता हूँ, लेकिन किसी हद तक कोरिया की तरक्की के बारे में मेरी थोड़ी बहुत इल्म, थोड़ी बहुत तहकीक मौजूद है, क्योंकि बतौर डेवलपमेंट स्टडीज़ के एक तालिब इल्म के मैं कोरिया के मॉडल को स्टडी करता रहा हूँ। और आज हम दो बातों के हवाले से बात करेंगे। एक, ये गलत फहमी कि कोरिया ने पाकिस्तान की नकल करके तरक्की की। दूसरा ये कि कोरिया के जो कायदीन थे वो कोई बहुत आसमान से उतरे हुए पवित्र कायदीन थे, जिनकी क़यादत की वजह से कोरिया ने तरक्की कर ली। पहले तो हम इस थोड़ी सी गलत फहमी की बात कर लें कि कोरिया ने क्या पाकिस्तान की नकल करके तरक्की की थी। फिर हम दूसरे सवाल की जानिब आएंगे कि कोरिया क्या अपने कायदीन की वजह से तरक्की कर सका या कुछ और वजूहात थी। ये कहना कि कोरिया ने पाकिस्तान की नकल करके तरक्की की, को पाकिस्तान का 5 साला मंसूबा था जिसको उन्होंने मिमिक किया, जिसकी वजह से तरक्की की, ये बिल्कुल उसी तरह की गलत फहमी या एहसास कमतरी का निशान है जो ग़ुलामी के दौर में जब मुसलमान मुल्कों के ऊपर यूरोप के साम्राज्य ने कॉलोनियल कब्ज़े किए तो यहाँ पर एक सोच को तरवीज दी गई कि दर हकीकत यूरोप की तरक्की के पीछे इस्लामी तालीमात हैं। वो बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन इस्लामी तालीमात पर हकीकी अमल वो लोग करते हैं, इसलिए वो तरक्की कर गए हैं और हम पे काबिज़ हो गए हैं। उसका एक इजहार ये भी है कि जब भी कोई साइंसी टेक्नोलॉजी आती है तो हमारे मौलवी हजरात अगर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए तो ये बताने लगते हैं कि ये टेक्नोलॉजी तो पहले से मुक़द्दस किताबों में, हमारे कुरान पाक में मौजूद थी। इसी तरह की सोच कोरिया की तरफ भी नज़र आती है। मेरे एक दोस्त जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इकनॉमिक्स किया, वो मुझे बता रहे थे कि उन्हें डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पढ़ाने वाले उनके एक टीचर ये बात बताया करते थे कि कोरिया ने पाकिस्तान के 5 साला मंसूबे की नकल करके तरक्की की। पूछने की बात तो ये भी है कि ये पाकिस्तान के 5 साला मंसूबे बनाता कौन था। ये बात कोई नहीं बताता कि पाकिस्तान अयूब आमरीत के दौर में सर जंग के पस मंज़र में अमेरिका का एक करीबी हलीफ बना हुआ था और बिलखसूस शिकागो यूनिवर्सिटी से आने वाले मुआशी माहिरीन पाकिस्तान का बजट और पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियाँ तश्कील दिया करते थे। जनूबी कोरिया भी सर जंग के पस मंज़र में अमरीकी हलीफ था, इस पर हम थोड़ी देर में और ज़्यादा बात करेंगे। इसी पस मंज़र में मुमकिन है कि शिकागो यूनिवर्सिटी के ही कुछ प्रोफेसर उनकी पॉलिसियाँ भी तश्कील देते हों और कुछ ममासलत पाई जाती हो, लेकिन ये कहना कि ये कोई पाकिस्तान के यूब आमरीत के अहद के कोई बहुत बड़े ज़हीन लोग थे जिनकी पॉलिसियाँ नकल करते करते कोरिया इतनी तरक्की कर गया कि आज पर कैपिटा इनकम शायद उनकी $35,000 पे चली गई है और हमारी पर कैपिटा इनकम $1,500 पे खड़ी है। तो ये एक एहसास कमतरी के अलावा और इसकी कोई अहमियत नहीं है, इस झूठे नारे की, इस झूठी दलील की। अब बात करते हैं कि कोरिया ने तरक्की कैसे की और क्या जो तरक्की की उसे तरक्की कहा जा सकता है। थोड़ी सी बात तरक्की की डेफिनेशन पे, उसकी तारीफ मुकर्रर करने पे भी होनी चाहिए। आम तौर पर यह समझा जाता है कि अगर किसी मुल्क में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, फ़ी का औसत आमदन हज़ारों डॉलर में है, तो वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। या अगर किसी मुल्क में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं, लोगों का म्यार ज़िंदगी थोड़ा बेहतर हो गया है, तो भी उसे तरक्की याफ्ता समझा जाने लगता है।
लेकिन डेवलपमेंट स्टडीज़ में आम तौर पर जो तनकीदी रवैया रखने वाले स्कॉलर्स हैं वो इससे मुत्तफिक नहीं हैं। तरक्की की एक अलामत ये है कि लोगों के पास हकूक़ कितने हैं, जमहूरी हकूक़, इंसानी हकूक़। डेवलपमेंट की बेशुमार तारीफ़ें डेवलपमेंट स्टडीज़ के स्कॉलर्स ने मुकर्रर की हैं। हर साल कोई 2-4 नई एकेडमिक किताबें शाया होती हैं जिसमें इस बात पर बहस की जाती है कि डेवलपमेंट है क्या। ज़ाती तौर पर मेरे नज़दीक डेवलपमेंट का मतलब है इंसानी हकूक़। एक ऐसा मुल्क जिसमें चीन की तरह या कोरिया की तरह बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल तरक्की हुई हो, जहाँ पर कैपिटा इनकम भी बेहतर हुई हो, उसे हम तरक्की याफ्ता उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक वहाँ पर शहरियों को अच्छे जमहूरी हकूक़ दस्तयाब नहीं है। इसके बरक्स एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका, लेकिन लोगों के पास अगर ज़्यादा जमहूरी आज़ादियाँ हैं तो उस मुल्क को ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझा जाना चाहिए। हम एक मिसाल खलीज की उन रियासतों के बारे में भी दे सकते हैं, जैसे दुबई, सऊदी अरब, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। कतर की पर कैपिटा इनकम लगभग दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसे तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर नहीं देखा जाता। वजह यह है कि फ़ी का औसत आमदन या अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा मेयार ज़िंदगी कतर के शहरियों को तो दस्तयाब है, लेकिन कतर के शहरी कुल आबादी का 35% हैं। बाकी 65% लोग, ख़ासकर जनूबी एशिया से गए हुए, वो माइग्रेंट लेबर हैं जिनके पास किसी किस्म के शहरी और इंसानी हकूक़ नहीं हैं। इस लिहाज से ये कहना कि जनूबी कोरिया कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है, थोड़ी एक सवालिया निशान वाली बात है। अब आते हैं इस जानिब कि ये जो मुआशी तरक्की वहाँ पर हुई, इसकी क्या वजूहात थी। जनूबी कोरिया के बारे में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, डेवलपमेंटल स्टेट। एक ऐसी रियासत जिसने मुआशी तरक्की के अंदर रियासती सतह पे एक किरदार अदा किया। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट स्टडीज़ में एमए या पीएचडी कराई जाती है, वहाँ पर जनूबी कोरिया एक अहम केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, और इसमें डेवलपमेंट स्टडीज़ के हर तालिब इल्म को हमेशा दिलचस्पी रहती है। इस पर काफ़ी किताबें अब तक लिखी जा चुकी हैं। कोरिया की तरक्की के बारे में एक नज़रिया ये पेश किया जाता है कि यहाँ पर जापानी कलोनियलिज़म का किरदार यूरोपी कलोनियलिज़म से मुख्तलिफ था। एशिया और अफ्रीका के बेशुमार ममालिक पे आमतौर पर यूरोपी ममालिक का कब्ज़ा था, जबकि कोरिया के ऊपर जापान का कब्ज़ा था। ये भी कहा जाता है कि जापान का कब्ज़ा उतनी ज़्यादा देर नहीं चला जितनी देर एशिया और अफ्रीका के ममालिक पर यूरोपी इस्तेमार का कब्ज़ा जारी रहा। किसी हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इसकी वो जो कहते हैं एक डिस्क्रिप्टिव वैल्यू है, इसमें एक एक्सप्लेनेटरी वैल्यू मौजूद नहीं है। कोरिया की तरक्की को समझना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सर्द जंग के पस मंज़र में इसकी तरक्की को देखा जाए। कोरिया हम जैसा कि जानते हैं, आज़ादी के फौरी बाद वहाँ पर इनकलाब आया, और उस इनकलाब के नतीजे में और उस इनकलाब को रोकने के लिए वहाँ पर अमरीकी फ़ौज ने मुदाखलत कर दी, जिसकी वजह से कोरिया की जंग शुरू हो गई, और इस जंग में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ, बहुत नुकसान हुआ, और तब भी कोरिया पाकिस्तान के लिए एक अहम जंग बन के उभरा, क्योंकि उस जंग के नतीजे में पाकिस्तान से काफ़ी सारी जो गंदम थी वो कोरिया जा सकी, और पाकिस्तान को थोड़े मुआशी फ़ायदे भी हुए। खैर, उस जंग के नतीजे में कोरिया दो हिस्सों में बट गया। शुमाली कोरिया, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत कायम हो गई और आज तक वो हुकूमत एक आमरीत की शक्ल में जारी है। दूसरी तरफ जनूबी कोरिया था। जनूबी कोरिया में अमेरिका ने ना सिर्फ अपनी फ़ौजें आज तक बरकरार रखी हुई हैं, बल्कि वहाँ पर सियासी और मुआशी किस्म की नाम नहाद इस्लाहात की, और वहाँ पर इस्लाहात की, और वहाँ पर अमरीकी मदद से जो मुआशी तरक्की के कुछ इक़दामात उठाए गए। एक अहम कदम ये था कि वहाँ पर ज़रई इस्लाहात की गई।
امریکی سرپرستی میں زرعی اصلاحات کی گئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عہد میں افریقہ، لاطینی امریکہ، حتیٰ کہ پاکستان میں جب ایسی حکومتیں برسر اقتدار آئیں جنہوں نے اپنے ملک میں زرعی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، تو اس کے خلاف CIA کی مدد سے فوجی بغاوتیں کرائی گئیں اور بعض جگہ یا اکثر جگہ پر وہاں کی منتخب قیادت کو، جمہوری طور پر منتخب قیادت کو شہید کروایا گیا، جس میں ہم ڈاکٹر الندے کا نام بھی لے سکتے ہیں اور ہم کسی حد تک بھٹو کا نام بھی لے سکتے ہیں، اس بحث میں جائے بغیر کہ ان کی پھانسی میں امریکہ کا کتنا کردار تھا یا نہیں تھا. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ بھٹو کی جو ایک ترقی پسند حکومت تھی، اس کے خاتمے میں فوج کا ہاتھ تھا، اور پھر اس فوجی عامر کو جس نے یہ بغاوت کی، امریکہ نے اپنا ایک لاڈلا ملٹری ڈکٹیٹر قرار دیا ہوا تھا. ایک اور اہم اور بہت بنیادی عنصر جو کوریا کی ترقی میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ کوریا جاپان کے جونیئر پارٹنر کے طور پر عالمی مارکیٹ میں داخل ہوا. کوریا میں جو صنعت کاری کی گئی وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ صنعت کاری تھی. اب ایکسپورٹ اورینٹڈ صنعت کاری کسی حد تک پاکستان یا کوئی بھی تیسری دنیا کا ملک شروع کر سکتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ شروع کر دیں ایک ویلیو ایڈڈ گڈس بنانا، تھوڑی دیر لگے گی، 30-40 سال شاید لگ جائیں، 40-50 سال بھی لگ سکتے ہیں. آپ ویلیو ایڈڈ گڈس بنانے والی صنعت کو اپنے ملک میں فروغ دے سکتے ہیں. جیسا کہ اب ہم نے دیکھا کہ چین نے 40-50 سال لیے اور انہوں نے ایک بہت بڑی صنعتی بیس اپنے ملک میں تعمیر کر لی. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ کو عالمی منڈی میں جگہ ہی نہیں دی جا رہی تو آپ کی ایکسپورٹس کہاں جا کے بکیں گی؟ اور سر جنگ میں چونکہ کوریا اور جاپان امریکہ کے حلیف تھے، اس لیے ان کو ایک موقع دیا گیا کہ آپ عالمی منڈی میں کوریا کی چیزیں بیچ سکیں، اور یوں کوریا جاپان کا جونیئر پارٹنر بن کے اور جاپان امریکہ کا جونیئر پارٹنر بن کے ترقی کرنے میں کامیاب ہو سکے. اس میں کوئی کردار نہیں تھا قیادت کا. جنوبی کوریا کی قیادت انتہائی بے رحم تھی. وہاں پر مزدوروں کے اوپر، شہریوں کے اوپر کوریا کی آمریتوں نے جو جبر کیے، جو ظلم کیے، جس قدر بدترین آمریتیں جنوبی کوریا کے لوگوں نے دیکھی ہیں وہ شاید ہم نے پاکستان میں نہ دیکھی ہوں. اسی طرح موجودہ جو ان کا صدر ہے وہ اور اس کی بیوی بھی اپنی بدعنوانی کے لیے بدنام ہے، حالانکہ یہ بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کا نعرہ لگا کے اقتدار میں آئے تھے. تو اس طرح کی تعویلیں کہ کوریا نے کو پاکستان کی نقل کر لی، یا وہاں کی قیادت بہت اچھی تھی، یا وسعت اللہ خان جو BBC اردو کے لیے کالم لکھتے ہیں اور ڈان TV پر اینکر پرسن بھی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بھلے جنوبی کوریا میں قیادتیں جیسی بھی تھیں، انہوں نے بہرحال اپنی معاشی ترقی کو اپنی سیاست کے تابع نہیں کیا. معاشی ترقی کے اوپر سب متفق تھے، گویا ایک ایلیٹ کنسنسس موجود تھا. بالکل ایسی بات نہیں تھی. ان کے اپنے کالم میں ہم یہ تضاد دیکھ سکتے ہیں کہ فوج کے ایک جنرل کو یا ایک فوج کے حامی عامر کو فوج کے اپنے اندر کے لوگ ہی گولی مروا دیتے ہیں. اس طرح کی تمام باتیں جو عام طور پر مین سٹریم میڈیا میں یا مین سٹریم اکیڈیمیا میں کی جاتی ہیں، ان میں تنقیدی رویے کی شدید کمی ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے، بالخصوص تیسری دنیا کا ملک ترقی کرتا ہے، تو ترقی کہتے کسے ہیں. دوسری بات، کوریا یا چین جیسی ترقی جس میں معیار زندگی بہتر ہوئے ہوں یا انفراسٹرکچر تعمیر ہوا ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کا گلا گھونٹیں، شہریوں پر جبر کریں. شہریوں پر جبر کیے بغیر بھی معاشی ترقی اور انفراسٹرکچرل ترقی ممکن ہے. اور سب سے اہم بات، ترقی کا مطلب انفراسٹرکچر، معاشی ترقی، معاشی گروتھ یا لیونگ سٹینڈرڈ میں بہتری نہیں ہے. بلا شبہ یہ بھی ترقی کا ایک حصہ ہے. اصل ترقی ہے بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی، جس میں معیار تعلیم،
آپ کا گھر ریاست کی طرف سے فراہم کیا جانا، علاج کا ریاست کی طرف سے مفت فراہم کیا جانا، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے بھی اہم آپ کے ٹریڈ یونین بنانے کا حق، سیاسی جماعت بنانے کا حق، آزادی سے اخبار نکالنے کا حق، آپ کسی بھی قسم کا عقیدہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں اس پر عمل درآمد کا حق، یہ وہ جمہوری حقوق ہیں جن کی فراہمی کے بعد ہی کوئی ریاست ترقی یافتہ ریاست کہلا سکتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جنوبی کوریا کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ایسی آمریتوں کے زیر سایہ گزرا جنہوں نے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔